हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीई सीरीज के रास्ते पे इकोनॉमिक्स का समय आ चुका है और इकोनॉमिक्स में हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमने कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर बिहेवियर ये वाले चैप्टर्स तो कर ही लिए। प्रोडक्ट इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी हमने कर लिया है। आज हमारी बारी है सप्लाई और इलास्टिसिटी अप्लाई करने की। मैंने आपको जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराया था तभी बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड बिल्कुल एक जैसे से हैं, तो ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा और आज ही हम लोग यूनिट नंबर 3 भी अपनी खत्म कर देंगे। बिना देर करते हुए पहले चालू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई से हम शुरू करेंगे। सप्लाई का मतलब क्या है, ये लंबी सी डेफिनेशन थी जिसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, वो आप देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल। एक कमोडिटी या प्रोडक्ट या गुड्स की एक तो पहले क्वांटिटी आपको निश्चित करनी पड़ेगी, फिर दैट दी फर्म इज विलिंग एंड एबल। इन दोनों शब्द पे डिमांड के टाइम में बहुत ज्यादा मैंने फोकस करके रखा है। विलिंग मतलब आपकी इच्छा भी है, आप बिजनेसमैन हो तो आपकी इच्छा भी है अपना सामान बेचने की और आप बेच सकते भी हो। सिर्फ सामान की इच्छा होना बेचने की इट्स नॉट अ सोल्यूशन। हो सकता है आपकी इच्छा तो है जी मैं सामान बेचूं, लेकिन अभी मार्केट बंद है या अभी आपका प्रोडक्ट तैयार ही नहीं है, तो दैट इज नॉट द ओनली वे। विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। प्राइस आपको उसका डिटरमाइन करना पड़ेगा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। तो क्या चार चीजें आपको देखनी है। क्वांटिटी आपको देखनी है, विलिंग एंड एबलनेस देखनी है, प्राइस देखना है और पीरियड ऑफ टाइम देखना है। ये चार चीजें आप जैसे ही पता लगा लोगे, आप सप्लाई की डेफिनेशन ये पूरी कर दोगे या सप्लाई पूरी कर दोगे। दो टाइप की सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब सप्लाई मेड बाय वन फर्म और मार्केट सप्लाई मतलब सप्लाई मेड बाय ऑल फर्म्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए नहीं है। आपने अगर डिमांड अच्छे से पढ़ा होगा उसमें बहुत क्लियरली ये सारी चीजें एक्सप्लेन है। मैं यहां भी कर रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द गिवन गुड। जो सामान दे रखा है, जो गुड्स दे रखा है, जो हमारा मेन गुड है बेसिकली, उसका खुद का प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत महंगा होगा तो मैं उस प्रोडक्ट को बेचना चाहूंगा क्योंकि मेरे को उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो मैं उसको कम बेचूंगा क्योंकि उसमें मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। दो गुड्स हैं, सपोज मैं बनाता हूं टी, कोई और बनाता है कॉफी, या मैं उगाता हूं व्हीट, कोई और उगाता है राइस। तो मैं ये देखूंगा कि जो गुड सामने वाला बंदा उगा रहा है या बना रहा है उसमें कितना प्रॉफिट है। अगर जो उसका प्रॉफिट मेरे से ज्यादा है तो मैं वही उगाना चालू कर दूंगा। अगर मेरे वाले गुड का प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं अपने वाले गुड पे ही रहूंगा। और ये प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? प्राइस से। तो प्राइस ऑफ अदर गुड भी डिटरमाइन कर सकता है हमारे गुड की सप्लाई। आप क्योंकि बिजनेसमैन हो ना, तो आपकी हर जगह प्रॉफिट लगना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहनी चाहिए, प्रॉफिट, पूरी यूनिट में। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस सामान को तैयार करने में जितनी भी चीजें लग रही हैं, वो आदमी लग रही है, मशीन लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, जितनी भी चीजें लग रही हैं, वो सारी चीजें, उनका प्राइस सब मैटर करेगा। देखो, अगर लेबर अपना वेज रेट बढ़ा देती है, पहले वो एक बंदा एक दिन के 100 रुपए ले रहा था, अब एक बंदा एक दिन के 150 रुपए ले रहा है, हमारे लिए दिक्कत की बात है क्योंकि अब सामान को बनाने की कॉस्ट हमारी बढ़ गई और हमारा प्रॉफिट कम जाएगा। क्योंकि हम बाहर वाले लोगों को तो ऐसे बोल नहीं सकते ना कि मेरी कंपनी के लेबर्स ने पैसे बढ़ा दिए तो तुम भी गुड्स को एक्स्ट्रा चार्ज करो। एक बात क्लियर रखो कि हम बाहर मतलब कस्टमर्स के सामने जो प्राइस जा रहा है गुड्स का, जो सेलिंग प्राइस है, उसको छेड़ नहीं सकते। या तो हमारी अपनी कॉस्ट छिड़ेगी या हमारा अपना प्रॉफिट छिड़ेगा। तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है और हम उस सामान को नहीं बेचेंगे अब, क्योंकि अब हमारा ही प्रॉफिट उतना नहीं बचा। अगर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो जाता है मतलब, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हम उस सामान को ज्यादा बेचेंगे। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करेगी। अगर जो सामान को बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो नई है, न्यू है, ठीक है, आउटडेटेड नहीं है, तो मतलब वो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी। और ज्यादा प्रोडक्शन विद द सेम मशीनरी मींस आप ज्यादा कॉस्ट लगाए बिना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का लेवल या टेक्नोलॉजी का स्टेट भी
सप्लाई डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज चल रही है। कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन कम करने के लिए गवर्नमेंट उन पे टैक्सेस लगाती है, हाई टैक्सेस लगाती है, जैसे टोबैको, तंबाकू, उस पे गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लगाती है। वहीं अगर मैं जाऊं कॉटन या जूट इंडस्ट्री में, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है वो अपने पास से सब्सिडी देती है कि कोई अगर इसका प्रोडक्शन करेगा तो मैं खुद सब्सिडी दूंगी, मैं खुद कंसेशन दूंगी। तो उस केस में गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कई बार ये डिसीजन लेने में मदद करती है कि हमको कोई प्रोडक्ट या कमोडिटी सेल करनी चाहिए, सब उसकी सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे या नहीं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। देखो अभी तो नहीं, 12th में पढ़ोगे आप, एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, जहां पे हम दो स्ट्रेटेजी सीखते हैं कि या तो आप अपने सामान का प्राइस बहुत हाई रखो, या आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम रखो। अगर आप, और दोनों ही केस में तो वो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो एक ही प्रोडक्ट है, ये फोन जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूं आपके सामने, कैमरा, एक ही प्रोडक्ट है, एक कंपनी इसी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचती है, एक कंपनी इसी प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पे बेचती है। अंतर यह है दोनों कंपनीज के सोचने का तरीका अलग है। जो कंपनी ज्यादा प्राइस पे बेच रही है वो उन ऑडियंस को पकड़ना चाहती है, उन ऑडियंस को बेचना चाहती है जो कि अपने स्टेटस के लिए उसका सामान खरीदेंगे। ये कैमरा अपने स्टेटस के लिए खरीदेंगे, जिनका जो अमीर हैं बेसिकली, जिनका पैसे खर्च करना किसी अच्छी चीज पे उनका शौक रहता है, उस बंदे को वो वही चीज महंगा करके बेचेंगे। और अगर दूसरी कंपनी जो है, जो इसका प्राइस कम में बेच रही है, वो सबके बारे में सोच रही है, वो अंदर मार्केट में घुस के, मार्केट में मतलब अंदर लोगों के बीच जाके ऐसा प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रही है जो हर कोई खरीद सके, जो हर घर में यूज हो। दोनों ही कंपनीज का सोचने का तरीका अलग अलग है, चीज एक ही है। तो ऐसे ही ये भी डिपेंड करेगा कंपनी सोचती क्या है। अगर जो कंपनी उसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेचेगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अगर कंपनी के गोल्स ये हैं कि नहीं भाई हम तो कम प्रॉफिट मार्जिन रख के भी बेचेंगे, लेकिन हम सबके घर घर तक पहुंचेंगे, तो उस केस में सप्लाई ज्यादा रहेगी कम प्राइस पे भी, या प्राइस कम रह के, वॉट एवर मे बी द केस। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी फर्क डालते हैं सप्लाई कैसी होगी उस चीज में। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स तो थे इंडिविजुअल सप्लाई के। अब मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स पढ़ रहा हूं मार्केट सप्लाई के केस में। तो नंबर ऑफ फर्म्स, पूरी मार्केट में कितने फर्म्स हैं, ये मार्केट सप्लाई देखेगी, पे फर्क डालेगी। अब देखो, अगर तो एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं, तो उसकी सप्लाई ज्यादा रहेगी। अगर एक इंडस्ट्री में बहुत कम फर्म्स हैं तो सप्लाई कम रहती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड अ फर्म? फर्म मतलब एक कंपनी, और उसी कंपनी की कैटेगरी, उसी कंपनी के जैसी और कंपनीज को मिला दो, एक साथ रस्सी से बांध दो, तो उसको इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंपनी है, लेकिन इसी के ही जैसी मैं और 3-4 कंपनीज लेके आऊं और उनको एक साथ बांध दूं, तो उस पूरी एंटिटी को, उस पूरे एक जो भी बंडल होगा, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स ज्यादा होंगी उतनी सप्लाई ज्यादा, और जितनी फर्म्स कम होंगी उतनी सप्लाई कम हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, अगर फर्म्स को ऐसा लग रहा है कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो फर्म्स अभी नहीं बेचेंगी, थोड़ा रुकेंगी कि आगे जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे, ताकि हमारे को प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इसी वजह से मार्केट सप्लाई हमारी उस पॉइंट पे हो जाएगी कम। और अगर ऐसा लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में जाके प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो अभी फर्म्स ज्यादा बेचना चालू कर देंगी, तो उस पॉइंट पे मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी मार्केट सप्लाई पे असर डालता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई पूरे देश में या कहीं जहां पे ये बिजनेसेस या इंडस्ट्री स्पेशली मिलती हैं, जैसे कोई कोल इंडस्ट्री है, वो किसी कोयले के खान के आसपास ही मिलेगी, ठीक है, कहीं दूर तो मिलेगी नहीं। पेट्रोल इंडस्ट्री है, पेट्रोल कंपनीज हैं, कोल कंपनीज हैं, ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंपनीज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज नहीं वाली कंपनीज, तो ऐसी कंपनी जो स्पेशली वही प्रोडक्ट बनाती हैं जो सर्दियों में बिकता है, तो वो या तो ज्यादातर पहाड़ों पे मिलेंगी, या प्लेन्स में भी अगर आएंगी तो सीजनल
टाइम के लिए आएंगी, तो ये देखा जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जहां भी बिजनेस कर रहे हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर तो एक कंपनी को मान लो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, वो सिर्फ पहाड़ों पे ही बिकता है, तो उसकी सप्लाई कैसी रहेगी वो ये डिपेंड करेगा कि पहाड़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स कैसी हैं, डैम्स कैसे हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, मोबाइल नेटवर्क कैसा है, टेलीकम्युनिकेशन कैसा है, पोस्टल सर्विसेज कैसे है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज कैसी हैं, जो हम बेसिकली जो चीजें हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज का वही चैप्टर चल रहा है ना, बिजनेस सर्विसेज। हाँ, तो जो चीजें हम उसमें पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें देखी जाएंगी कि उस जगह पर कैसी है, तभी बिजनेस होगा, वरना बिजनेस नहीं होगा। तो मार्केट अगर बिजनेस होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर बिजनेस नहीं होगा तो सप्लाई कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी सप्लाइड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट के बीच में। ऐसे ही हमने डिमांड फंक्शन भी पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे सप्लाई फंक्शन भी है। फिर इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन होता है, मार्केट सप्लाई फंक्शन होता है, उसमें फिर यही चीज हो जाती है कि एक फर्म की रिलेशनशिप तो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, और सारी फर्म्स की रिलेशनशिप तो मतलब मार्केट सप्लाई फंक्शन। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? ये टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द क्वांटिटीज सेल ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। कि जैसे हमने पहले ही बनाया स्केड्यूल, एक तरफ प्राइस लिखते हैं, एक दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाइड लिखते हैं, तो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। ऐसे ही इसमें भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल भी होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी होता है। एक फर्म की प्राइस और सप्लाई मतलब इंडिविजुअल, सारी मार्केट की प्राइस और सप्लाई तो मतलब मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फिर आ जाता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां जो चीज हमने टेबल के फॉर्म में बनाई थी वहां पे अब हम ग्राफ में बना के दिखाएंगे। देखो टेबल में दो कॉलम थे, एक प्राइस और एक क्वांटिटी सप्लाइड, तो हमने एक को बना दिया एक्स एक्सिस, एक को बना दिया वाई एक्सिस, और हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे। तो सप्लाई कर्व में सप्लाई का ग्राफ कैसे बनता है? सप्लाई कर्व में सप्लाई का ग्राफ बनता है ऐसे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 0 एस एस। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन और उतना ही ज्यादा सप्लाई, और जितना कम प्राइस उतना ही कम प्रॉफिट मार्जिन और उतना ही कम सप्लाई। तो इस वजह से सप्लाई कर्व जो है हमारा वो ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, 45 डिग्री की लाइन, नॉट 45 तो एटलीस्ट अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो लॉ तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। क्या कहता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा। और देखो ग्राफ में ऐसे ही हो रहा है, नीचे है क्वांटिटी सप्लाइड और ऊपर है प्राइस। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा। यही जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आगे भी कुछ लिखा है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब प्राइस के अलावा बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो ये तो हमें वैसे भी पता चल गया था जब हमने क्वांटिटी सप्लाइड शब्द पढ़ा था, क्योंकि याद करो मैंने बताया था सप्लाइड और क्वांटिटी सप्लाइड अलग अलग होती हैं, जैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांड अलग अलग होती है। डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। बस जो प्रिंसिपल वहां होते थे वो प्रिंसिपल यहाँ भी होते हैं, जो चीजें वहां सही थी वो चीजें यहाँ भी सही है। अगला है रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसा हुआ क्यों? ज्यादा प्राइस पे ज्यादा क्यों सप्लाई होता है? तो सबसे पहला रीजन है प्रॉफिट मोटिव के लिए। अभी हम स्टार्टिंग से प्रॉफिट डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला रीजन है प्रॉफिट मोटिव। जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट और उतना ही ज्यादा सप्लाई करेगा एक बिजनेसमैन, और जितना कम प्राइस होगा उतना ही कम प्रॉफिट और फिर उतनी ही कम सप्लाई करेगा एक बिजनेसमैन। चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस ज्यादा। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स कम तो प्राइस कम, सप्लाई और प्राइस कम तो सप्लाई कम। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो ज्यादा कंपनीज उस प्रोडक्ट को बेचना चालू करेंगी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्राइस ऑफ अदर गुड्स के अंदर, कि अगर कोई और जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मुझसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो मैं अपना छोड़ के उसके प्रोडक्ट बनाना चालू कर दूंगा। तो ऐसे ही अगर प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा फर्म्स उस
चीज को बनाएंगी और ज्यादा फर्म्स उस चीज को बनाएंगी तो ज्यादा सप्लाई होगी। ऐसे ही अगर प्राइस कम है तो कम फर्म्स उस चीज को बनाएंगी और उस चीज को कम फर्म्स बनाएंगी तो सप्लाई भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टॉक। अगर किसी कंपनी को या मार्केट को ऐसा लगता है कि आगे जाके प्राइस कम होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले हैं, तो वो अपना स्टॉक को वैसे ही एडजस्ट। अगर फर्म को ऐसा लगता है कि प्राइस कम होने वाले हैं आगे जाके, तो वो सारा का सारा स्टॉक अभी निकाल देगा। और अगर फर्म को ऐसा लगता है कि आगे जाके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो वो अभी अपना स्टॉक को रोक के रखेगा। इसी वजह से आप देखो प्राइस के कम होने से या बढ़ने से स्टॉक में चेंज आया और स्टॉक के कम होने से या बढ़ने से सप्लाई में चेंज आया। दैट्स द रीजन कि लॉ ऑफ सप्लाई क्यों सही बैठता है। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने इतना डिस्कस किया। अगली स्लाइड पे हम लोग एक्सेप्शंस, इसका थोड़ा सा एक्सेप्शंस रह गए कि लॉ ऑफ सप्लाई के कहां एक्सेप्शंस है, कहां लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई एंड देन इलास्टिसिटी। मेरे ख्याल से अगली स्लाइड में पूरा खत्म हो जाएगा एंड हम इस यूनिट को भी साथ में खत्म कर देंगे अगली स्लाइड तक। लेकिन तब तक अगली स्लाइड पे तो जाना है ना, तो वो तभी जाएंगे जब इस स्लाइड पे जो भी लिखा हुआ है वो पूरा अच्छे से लिखोगे। तो लिखो फटाफट, फिर हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं जहां पे मैंने बताया था हम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्यों भैया? अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके प्राइजेस कम होने वाले हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन आपको लग रहा है आगे जाके प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आप अभी से ही ज्यादा सप्लाई करनी चालू कर दोगे। भले ही अब प्राइसेस कितने भी कम हो, अगर आगे जाके और कम होने वाले हैं तो फिर आप अब ज्यादा सप्लाई करोगे। एग्जांपल लेके समझते हैं, एक किसी भी चीज का एक्स प्रोडक्ट है और उस एक्स प्रोडक्ट का 100 रुपए नॉर्मल प्राइस है। अभी प्राइस 80 रुपए चल रहा है, मतलब प्राइस कम है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके ये प्राइस 50 रुपए होने वाला है। तो एज अ बिजनेसमैन मैं चाहूंगा कि मैं 50 रुपए में बेचने से अच्छा मैं अपना सारा का सारा प्रोडक्शन 80 पे ही बेच के निकाल दूं। तो अगर प्राइस अभी कम है तो भी मैं सप्लाई बढ़ा रहा हूं, तो यहां पे लॉ सप्लाई टूट जाएगा, क्योंकि प्राइस कम पे सप्लाई बढ़ाई नहीं जाती। लेकिन ये कि एक्सेप्शन है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर आपको कुछ हो तो उसके हिसाब से आप अभी सप्लाई चेंज कर दो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के प्राइस जो अभी चल रहा है वो एवरेज प्राइस से ज्यादा है या कम है। इसी तरीके से अगर 100 रुपए का सामान अभी 120 का मिल रहा है और आगे जाके आशंका है कि ये 140 तक का मिल सकता है, तो मैं इस सामान को बीइंग अ बिजनेसमैन अब नहीं बेचूंगा। मैं आगे जाके जब 140 का होगा तभी बेचूंगा, भले ही अभी जो 120 रुपए चल रहा है वो 100 रुपए से ज्यादा है। तो यही पॉइंट है कि क्यों लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे टूट जाता है। दूसरा एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स वो गुड्स जो खेत में उगाए जाते हैं, यहाँ पे देखो समझने की बात यह है कि आप उनकी सप्लाई अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो मौसम पे, नेचर पे, वेदर पे, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी बारिश हुई, अच्छा मौसम रहा तो ज्यादा सप्लाई होगी, कम बारिश हुई, कम मौसम रहा तो कम सप्लाई होगी। तो प्राइस चाहे कुछ भी हो, सप्लाई आप इन गुड्स का चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। होते ही एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे ही हैं, लेकिन मतलब वही है, बस एग्रीकल्चर गुड्स में भी वही गुड्स आते हैं, पेरिशेबल गुड्स में भी वही गुड्स आते हैं। पॉइंट दो अलग अलग इसलिए कि एग्रीकल्चरल गुड्स में हमने सप्लाई को देखा था कि आप सप्लाई चेंज नहीं कर सकते। पेरिशेबल गुड्स में भी ऐसा ही कुछ होता है कि आप लंबे समय तक इन गुड्स को क्योंकि अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इस चक्कर में अभी प्राइस कुछ भी चल रहा हो आपको सप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ दो दिक्कतें हैं कि भाई एक तो मौसम सही होगा तो सप्लाई होगी, और दूसरा कोई भी प्राइस चल रहा हो सप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके वरना ये खराब हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल गुड्स तो बेचारे सबसे ज्यादा मारे रहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स मतलब एंटीक चीजें जो अपनी एक या दो ही होती हैं अपनी जैसी। कोई बड़ी मशहूर पेंटिंग हो गई, कोई मशहूर समझ रहे हो, कोई मशहूर गाड़ी हो गई, पुराने जमाने की एंटीक चीज है। इन चीजों की बोली लगती है। ये चीज कैसे, आप सुनते होंगे कि ये पेंटिंग इतने करोड़ में बिकी, ये पेंटिंग उतने करोड़ में बिकी, तो ये कैसे इतनी महंगी पे बिक जाती है। उसका रीजन है कि ये गुड्स कंज्यूम करने के लिए खरीदे ही नहीं जाते। ये गुड्स खरीदे जाते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए, सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए। इसी वजह से ये गुड्स जितने महंगे बिकेंगे उतने ही ज्यादा स्टेटस के होंगे। अब एक बार पेंटिंग 100 करोड़ की बिक गई तो ठीक है, लेकिन वही पेंटिंग अगर दोबारा से 200 करोड़ की बिक जाए
तो और स्टेटस ज्यादा बढ़ जाएगा और उसको तीसरी बार 300 करोड़ के खरीदने वाले का स्टेटस और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये चीज जितनी महंगी होंगी उतने ही ज्यादा इनकी सप्लाई, तो खैर आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उतने ही ज्यादा ये आप सप्लाई करोगे, उतने ही ज्यादा प्राइस पे आप सप्लाई करोगे। सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, एक चीज है तो एक ही रहेगी, दो नहीं हो सकती है, लेकिन जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी ही ज्यादा आसानी से ये चीज खरीदी जाएगी या बेची जाएगी। तो ये 4 एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ सप्लाई के। फिर हम आते हैं मूवमेंट और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व तो हो गया, इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट का मतलब वही, मूवमेंट मतलब जो अपने ही प्राइस की वजह से हो, और शिफ्ट मतलब जो अपना प्राइस छोड़ के बाकी और अदर फैक्टर्स की वजह से हो। मूवमेंट क्वांटिटी सप्लाइड के साथ होता है, शिफ्ट सिर्फ सप्लाई के साथ होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मूवमेंट मतलब एक होती है एक्सपेंशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड में भी यही था, सप्लाई मैंने बोला बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्सपेंशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन में सप्लाई बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई कम होती है, क्योंकि प्राइस इसमें बढ़ता है और प्राइस इसमें कम होता है। शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, शिफ्ट को कहां लेके जाएं, शिफ्ट को यहां लेके आ जाते हैं। तो शिफ्ट में एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड इसलिए होता है क्योंकि सप्लाई कम हुई होती है, राइटवर्ड इसलिए होता है क्योंकि सप्लाई बढ़ी होती है। प्राइस के अलावा कोई भी और फैक्टर में चेंज आएगा, प्राइस के अलावा कोई भी और फैक्टर में चेंज आएगा, मतलब प्राइस तो कांस्टेंट है, बाकी किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से ये होता है। तो मूवमेंट के 2 पार्ट्स हो गए और शिफ्ट के भी 2 पार्ट्स हो गए। एक्सपेंशन आपको दिखाना है तो आप ऐसे करके दिखाओगे, कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको दिखानी है तो आप ऐसे करके दिखाओगे, और अगर शिफ्ट दिखाना है तो राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होता है जी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, जरा वो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा सप्लाई कर्व है नॉर्मल, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये कर्व अगर इधर को शिफ्ट हुआ S1 S1 तो ये होगा राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर ये कर्व ऐसे 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 इधर की साइड शिफ्ट हुआ तो ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझ आया? ऐसे सप्लाई कर्व शिफ्ट होते हैं और ऐसे सप्लाई कर्व मूव होते हैं। मूव करने का तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, शिफ्ट होने के बहुत क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा जिसमें वो तुमसे पूछेगा कि बताओ सप्लाई कर्व में क्या शिफ्ट हुआ, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि भाई साहब अपने प्राइस में चेंज हुआ है। तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा कि क्योंकि अपने ही प्राइस में चेंज हुआ है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट तो नहीं होगा, हाँ मूव जरूर होगा। फिर आप क्वेश्चन में पढ़ के बताओगे कि प्राइस बढ़ रहा होगा तो एक्सपेंशन होगा, प्राइस कम हो रहा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वॉट एवर में बी द केस, आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ सप्लाई चैप्टर हमारा खत्म हुआ। सप्लाई चैप्टर खत्म होते ही हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो कुछ भी हमने डिमांड के केस में पढ़ा था वो सारी चीजें यहाँ पे हैं और एग्जैक्टली वैसी ही है। मीनिंग पे जाते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई, के सप्लाई किसी भी कमोडिटी की कितना रिस्पॉन्ड करती है, कितना डिग्री मतलब किस लेवल पे, कितने लेवल पे रिस्पॉन्ड करती है विद रेफरेंस टू चेंज इन इट्स प्राइस। अपने ही प्राइस में चेंज होने की वजह से कितने लेवल पे सप्लाई रिस्पॉन्ड करती है, चेंज होती है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेथड्स कैलकुलेट करने के वही दो हैं। परसेंटेज मेथड, जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर्मूला आता है, और प्रोपोर्शनेट मेथड जहां पे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पीओ अपॉन क्यूओ, मतलब ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी आता है। ओरिजिनल मतलब पहले और चेंज मतलब बाद में जो हुआ उसके बीच का डिफरेंस। 5 काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। अगेन परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू इंफिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 0। हमने पहले ई डी लिखा था, अब हम ई एस लिख रहे हैं। हाईली इलास्टिक में सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू मोर देन 1। लेस इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू लेस देन 1, और यूनिटरी इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू इज इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक है तो इज इक्वल टू 1। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई ऐसी होती है जहां पे नीचे हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड और यहां पे प्राइस आता है। एक पर्टिकुलर प्राइस
पे आप कितनी भी क्वांटिटी बेच लो, लेकिन थोड़ा सा भी प्राइस हिला है तो क्वांटिटी जीरो हो जाएगी एकदम, या तो इन्फिनिटी चली जाएगी। उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे प्राइस देखो, यहां पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है, फिर से कितना भी प्राइस रख लो, चाहे प्राइस इतना रख लो, चाहे प्राइस इतना रख लो, चाहे प्राइस इतना रख लो, एक ही क्वांटिटी बेची जाएगी, कभी कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई। हाईली इलास्टिक मतलब यहां भी प्राइस है, यहां भी क्वांटिटी सप्लाइड है। हाईली इलास्टिक मतलब पहले प्राइस इतना था मान लेते हैं, दूसरी बार प्राइस इतना हो गया तो क्वांटिटी इतना हो गई। तो जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन चेंज इन प्राइस, देन वो हाईली इलास्टिक होता है। देखो चेंज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच की गैप देखो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन चेंज इन प्राइस, देन इट्स नोन एज हाई इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है लो इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी हम लिख देते हैं, ये ओरिजिनल वाला था और अब इतना चेंज हुआ तो अब इतना हो गया है। तो मतलब when change in quantity supplied is less than the change in price, in that case it's less elasticity. Change in quantity supplied is less than the change in price, then it's less elasticity. और unit elasticity मतलब जब ये ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया, तो जब ओरिजिनल चेंज इन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन ओरिजिनल क्वांटिटी, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, then it's unitary elastic, that is ES is equal to 1। तो ये 5 काइंड ऑफ इलास्टिसिटीज जो हमारे सिलेबस में थी, और इसी के साथ हमारी इलास्टिसिटी ऑफ चैप्टर भी खत्म होता है। एंड और खुशी के बाद कि हमारी 3 यूनिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की खत्म हो गई हैं। 5वां दिन, पहली ही पार्ट में 3 यूनिट्स खत्म हो चुकी हैं। अब बस आपका काम यह है कि जो भी करवाया गया है माइक्रो इको में, सिर्फ 1 यूनिट रह रही है, फिर वी विल बी फिनिशिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। 40 नंबर का आपका कवर हो जाएगा। आई थिंक आगे आने वाले 1 या 2 पार्ट में आधा सिलेबस आपका कवर हो चुका होगा। आधा सिलेबस आपका कवर हो चुका होगा। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को तो रिकॉर्ड करते हुए, आपको पढ़ाते हुए। आपको मजा आ रहा है नहीं ये बताना पड़ेगा आपको, वीडियो को लाइक करके बताओ मेरे को आपको मजा आ रहा है या नहीं। प्लस आपका जो होमवर्क है वो ये है कि डिमांड और सप्लाई दोनों को पढ़ो, दोनों को डायग्राम्स देखो बेसिकली, क्योंकि अगली यूनिट में डायग्राम का ही खेल है। अगली यूनिट में थ्योरी है ही नहीं, डायग्राम्स ही डायग्राम्स हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा अगर डिमांड और सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई, मूवमेंट इन डिमांड, मूवमेंट इन सप्लाई नहीं समझा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझो समझो समझो। अब वैसे तो वीडियोस देख के क्लियर हो ही गया होगा थैंक्स टू मी, लेकिन फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप वीडियो तो पड़ी ही हुई है, दोबारा से जाके आप देख सकते हो। एक बात याद रखो, डिमांड का कर्व कैसा होता है, ऐसा। सप्लाई का कर्व होता है ऐसा, तो दोनों मिलके क्रॉस बनाते हैं। डिमांड का कर्व कैसा होता है, ऐसा। सप्लाई का कर्व कैसा होता है, ऐसा। दोनों मिलके क्रॉस बनाते हैं। बस यही क्रॉस है। अगले चैप्टर में इसी क्रॉस के साथ खेलेंगे। चलो अगले चैप्टर पे छोड़ते हैं। अभी जो हमारे हाथ में उसके साथ खुशी मनाते हैं कि हमने 3 यूनिट्स खत्म कर लिए हैं। विद दैट वेरी सेड, कांग्रेचुलेशंस टू यू पीपल जो आप अभी तक हमारे साथ बने हुए और आरटीजी सीरीज फॉलो कर रहे हो। बट अगर आगे की भी फॉलो करनी है और स्टैटिस्टिक्स भी करना, क्योंकि अभी तो माइक्रो इको ही है, स्टैटिस्टिक्स भी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसी के ही साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करो यार। तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया, टेंशन छोड़ दो। एग्जाम्स में सब मिलके फाड़ेंगे। Best of luck to all guys. That's all for today. Thank you and have a nice day.